आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री का पार्ट 2 यानी कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब कि नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे यूरोपियंस के अंदर आती है कि हाँ हमें भी मतलब हर एक यूरोप की कंट्रीज़ के लोगों को लगता है कि उन्हें भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब देखिए बच्चा, इफ़ वी लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, देयर वर नो नेशन स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे शायद मैप भी आपका आगे कहाँ गया, मैप आया तो था, ये रहा। तो इस टाइम पे जैसे रशिया नहीं है, रशियन एम्पायर है ना। सिमिलरली ये फ्रांस हो गया, पोर्टुगल, स्पेन, ये ग्रेट ब्रिटेन, तो यहाँ पे ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है ना। तो ये सारी जगहें थी। फिर किंगडम ऑफ टू सिसलीज, ये सब कुछ। तो उस टाइम पे नेशन स्टेट्स जो है वो नहीं हुआ करते थे। अब देखिए जैसे कि जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये सब डिवाइडेड थे किंगडम्स में, डचीज़ में और कैंटोन्स में, हुज रूलर्स हैड देयर ओन ऑटोनमस टेरिटरीज। मतलब कि या तो वो किसी ना किसी के कंट्रोल में थे या किंगडम में बटे हुए थे, अलग अलग जगहों में, पार्ट्स में बटे हुए थे, और वो अलग अलग ऑटोनमस टेरिटरीज़ के कंट्रोल में थे, मतलब अलग अलग लोगों के कंट्रोल में थे। जैसे कि आपका यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर था, तो वो जैसे मुस्लिम्स के कंट्रोल में था, तो वैसे ऑटोनमस टेरिटरीज़। अब ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, मतलब कि ये यूरोप है, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये जो ईस्टर्न यूरोप है और जो सेंट्रल यूरोप है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, वर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल्स। तो यहाँ पे वो लोग जो है वो बहुत डाइवर्सिटी के साथ थे। दे डिड नॉट शेयर कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर, इनके बीच कोई कॉमन कल्चर नहीं था। ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स तो अब आपको क्लियर ही हो गया होगा कि मतलब कि आप जैसी लैंग्वेज बोलते हो आप उसी काइंड की वैरायटी के साथ हो जाते हो, या जो भी आपकी चीज़ होती है वो एथनिसिटी आपकी हो जाती है। तो ये अलग अलग एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोला करते थे। अब जो हैब्सबर्ग एम्पायर है, ठीक है, ये इस एम्पायर ने रूल किया था ऑस्ट्रिया हंगरी पे, है ना। अब एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स ऑफ एंड पीपल। तो कहने को जो ऑस्ट्रिया हंगरी वाली जगह थी वहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर थी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के रीजन्स थी जहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहा करते थे। इट इंक्लूडेड एल्पाइन रीजन थी, द टायरोल, ऑस्ट्रिया, सडेंटल लैंड एज वेल एज बोहेमिया। ये सारी जगहें जो थी वो ऑस्ट्रिया हंगरी में इंक्लूडेड थी। वर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग। यहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी थी वो जर्मन स्पीकिंग थी। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस। यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज स्पीक करने वाले लोग भी थे, लोम्बार्दी, वेनेतिया। फिर हंगरी जो है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मगयार ये लैंग्वेज है, ये बोलते थे हाफ ऑफ द हंगेरियंस, वाइल द अदर हाफ स्पोक वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स। मतलब अलग अलग बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो बोला करते थे लोग। इन डेलेसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। गैलेसिया में पॉलिश बोलते थे लोग। बिसाइड्स दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। अब यहाँ पे लोगों के अंदर देखो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये अलग अलग बाउंड्रीज में एम्पायर्स के बीच में रहा करते थे। अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल, बोहेमिया, स्लोवाक्स ऑफ नॉर्थ, ये मतलब यहाँ पे हमें बस ये दिखाया जाता है कि कितने अलग अलग। यहाँ से कोई एज सच क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो बस यही आता है कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो है उसने ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल किया था, जो कि पैचवर्क था अलग अलग रीजन्स का। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बस यही जगह से आता है, बाकी आपसे कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा। बट इन सारी चीज़ें बता के आपको ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे कैसे कितने शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब लोग लैंग्वेज ही अलग बोल रहे तो वो एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे। तो अब सवाल ये आता है, जब ये सिचुएशन थी यूरोप में, कौन से यूरोप में, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, जब ये सारी प्रॉब्लम्स थी, तो फिर हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, ये सब आया कहाँ से। तो ये आता है मिडिल क्लास से। वो न्यू मिडिल क्लास थी, वो इन आइडियाज़ को लेकर आती है। कैसे लेकर आती है, तो द एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी का मतलब वही जो रिच लोग होते हैं, है ना, राजा महाराजा काइंड ऑफ, जो रूल करते हैं या जिनके पास अच्छी पोस्ट होती है, जैसे कि राजा के जो मतलब काइंड ऑफ मंत्री वगैरह होते हैं, है ना। तो सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज डोमिनेंट क्लास। अब सोशली और पॉलिटिकली दोनों देखा जाए तो सोशली से कैसे हो गया कि आपका सोशली में हम देखा जाए तो उनके पास पैसा भी है, और पॉलिटिकल भी, क्योंकि वो पावर है उनके पास। तो जो लैंडेड एरिस्टोक्रास थे वो डोमिनेंट क्लास थी पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर, है ना।
ये डोमिनेंट क्लास थी, है ना। तो जो मेंबर्स थे ना इस क्लास के, ये यूनाइटेड थे कॉमन वे ऑफ लाइफ पे। अब दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन। अब देखा जाए तो जो एरिस्टोक्रेसी के लोग थे ना, इनका रहने सहने का तरीका एक तरह से एक जैसे ही था। जैसे कि नौकर चाकर होंगे इनके पास, इनके नाज तखड़े होते हैं, नौकर सब कुछ पूरा करते हैं, ये जो बोलते हैं वो सब इनको मिल जाता है, जैसा भी ये चाहते हैं वैसा सब इनके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो इनका कॉमन वे ऑफ लाइफ था, जैसे ये लोग जीते थे वैसे ही अलग अलग जगहों पे एरिस्टोक्रेट्स रहा करते थे। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। अब ये जो है कंट्री साइड, यानी कि कंट्री साइड होता है आपका विलेज एरिया, तो विलेज में इनके पास ई स्टेट्स हुआ करती थी, जगहें हुआ करती थी काफ़ी सारी, और टाउन में भी ये हाउसेस, घर को खरीद के रखा करते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। वो अपना पैसा, पावर, मतलब अपना हाई सोसाइटी ये सब कुछ दिखाने के लिए फ्रेंच बोला करते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। और शादी ब्याह करके भी ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहा करते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउ एवर न्यूमेरिकली अ वेरी स्मॉल ग्रुप। लेकिन ये जो एरिस्टोक्रेसी थी ये एक बहुत छोटा ग्रुप था, ये बहुत कम लोग थे जिनके पास पावर थी, पैसा था। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। पीजेंट्री मतलब फार्मर्स हो गए, आपके पीजेंट्स हो गए जो फील्ड पे काम करते हैं, मोसेंट्स हो गए। तो इन सारे लोगों की पॉपुलेशन जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, while in eastern the and central Europe the pattern of land holding was characterized by vast estates which was cultivated by serf। serf भी एक तरह का आप कह सकते हो कि ग़ुलामी होता है। तो यहाँ पे क्या था कि जो यूरोप था उसका जो ईस्टर्न पार्ट था और सेंट्रल पार्ट था, यहाँ पे चीज़ें जो थी थोड़ी सिमिलर थी। अब यहाँ ये जो वेस्ट वाला पार्ट था, यहाँ पे क्या होता था कि टेनेंट्स और छोटे छोटे जो स्मॉल ओनर्स है ये लोग फार्मिंग किया करते थे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में क्या हो रहा है कि आप जो है अपने अंडर में जो एरिस्टोक्रेट्स है वो नौकर रख के काम करवा रहे हैं। इधर स्मॉल ओनर्स है, मतलब कुछ पीजेंट्स के पास जो है अपनी खुद की ज़मीन है खेती करने के लिए। इन वेस्टर्न and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market। अब क्या हुआ, जो पूरा यूरोप था, यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट था और जो सेंट्रल पार्ट था वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे बेस्ड था। मतलब उस टाइम पर थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। उस वजह से क्या हुआ था कि टाउन्स की इमर्जेंस हुई, क्योंकि काम कहाँ होता था तो काम टाउन्स में हुआ करता था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जब हुआ करती थी तो फिर इमर्जेंस हुई नई क्लास की, जो कि बाद में लेटर मिडिल क्लास कहलाई। इंडस्ट्रियलाइजेशन began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of German states it occurred only in the during 19th century। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आ गया था, फ्रांस और जर्मन में बाद में आया था। In its wake, new social groups came into being, a working population। अब एक वर्किंग पॉपुलेशन आई। पहले क्या था, या तो लोग खेती कर रहे हैं या लोग अरिस्टोक्रेट्स हैं। अब एक बीच में मिडिल क्लास आ गई जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, जो टीचर्स, लॉयर्स ऐसी जॉब्स पे जा रहे हैं, उनका ऐसा प्रोफेशन है। तो वो थी वर्किंग क्लास, जिसे बाद में मिडिल क्लास कहा गया। एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल्स हैं। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज पीपल वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। अब क्या था कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये लोग जो है बहुत स्मॉल नंबर में थे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड। ये सिर्फ जो एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लासेस थी ना, दैट आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। और अबॉलिश हो जाए सारे एरिस्टोक्रेट्स के जो भी उन्हें प्रिविलेजेस मिलते हैं, उनमें बिलीव करते थे कौन, मिडिल क्लास लोग जो कि एजुकेटेड और लिबरल थे। लिबरल मतलब जो चाहते थे कि चेंज आ जाए, ठीक है। अब ये लिबरल हमने पढ़ लिया, इतना क्या है ये। तो लिबरलिज्म होता क्या है, व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि लिबरल्स के लिए नेशनलिज्म क्या है, यानी कि हम लिबरलिज्म कह सकते हैं कि ये लिबरलिज्म क्या है। तो 19th सेंचुरी में लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी भी फेमस होने लग गई थी। लिबरल का मतलब होता है लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ, जिसका मतलब होता है फ्री। अब लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर लॉ। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन किस बेसिस पे आ जाता है, इस आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन यही आता है कि लिबरलिज्म से आप क्या समझते हो, पॉलिटिकल स्फेयर में लिबरलिज्म क्या कैसे स्टूड होती है, इकोनॉमिक स्फेयर में कैसे लिबरलिज्म होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 3 मार्कर के अंदर, ठीक है बच्चा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका पॉलिटिकली
ये इंपॉर्टेंट है ये, फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर लॉ। मतलब कि फ्रीडम हो, हर एक इंडिविजुअल के पास जो है वो फ्रीडम हो, और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, ये सारी चीज़ें लोगों के पास आ जाए। अब पॉलिटिकली क्या था, इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब कि गवर्नमेंट जो हो वो बाय कंसेंट हो। मतलब देखो, सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। लिबरलिज्म का मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से क्या था कि ऑटोक्रेसी खत्म हो जाए, क्लरिकल प्रिविलेजेस खत्म हो जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। अब 19th सेंचुरी में लिबरलिज्म का मतलब और क्या था, इनवायोलेटेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इंसान की वो उसके पास होनी चाहिए। येट इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। अब अगर कोई इंसान कह रहा है ना इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिवर्सल सफरेज की ही बात कर रहा है, ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम रेवोल्यूशनरी फ्रांस में देखें तो वहाँ जो फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था लिबरलिज्म का, वहाँ पे जब राइट टू वोट मिला था तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को मिला था, और मैन विदाउट प्रॉपर्टी, और सारी वुमेन को हर एक पॉलिटिकल राइट से जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया था। राइट बच्चा, फिर ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड जब जैकोबियंस का टाइम आया था तब सारे अडल्ट मेल्स को ही मिला था, तब भी फीमेल्स को राइट टू वोट नहीं मिला था। ठीक है, द नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड। लेकिन जब से नेपोलियनिक कोड आया तो फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में तो फिर से वुमेन जो है वो स्ट्रॉन्ग तो हुई नहीं, बल्कि वो फिर से एक अथॉरिटी फादर और हस्बैंड की ही रही कि वो जैसा चाहेंगे वैसे ही उनके घर की औरतें होंगी। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑपोजिशन, इन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मांगते रहे थे। ये लोग कौन, नॉन प्रॉपर्टीड मैन और सारी की सारी वेमेन। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि लिबरलिज्म का मतलब क्या था उस टाइम पे। लिबरलिज्म का मेन मतलब ये था कि एंड हो जाए ऑटोक्रेसी का, ठीक है, क्लरिकल हो, और आपको यूनिवर्सल बिफोर सफरेज मिले। ठीक है बच्चा, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका इकोनॉमिक्स फेयर में। इकोनॉमिक्स फेयर में लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि मार्केट में फ्रीडम हो जाए, हम जो बेचना चाहते हैं हम बेच सकें, एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। आगे है इसका एग्जाम्पल। तो लोग चाहते थे कि मार्केट का जो है वो फ्रीडम हो जाए, और जो स्टेट जो है अलग अलग स्टेट में जाने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं गुड्स पे, जो टैक्स लगता है उसके ऊपर, वो सब कुछ हट जाए। अब 19th सेंचुरी में ये स्ट्रॉन्ग डिमांड थी इमर्जिंग मिडिल क्लास की। अब जो है इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ बच्चा कि यहाँ पे क्या था, 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था। जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन जो थी वहाँ पे 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था। ठीक है, जहाँ पे क्या था, अगर आप हैब्सबर्ग से नरमबर्ग जा रहे हो तो यू हिज गुड्स वुड पास 11 कस्टम बैरियर। 11 अगर आप, ये हैब्सबर्ग जगह है और यहाँ से आप नरमबर्ग जा रहे हो तो इधर आपको बीच में 11 कस्टम बैरियर से पार होना पड़ेगा, एंड पे कस्टम ड्यूटी अबाउट 5% ईच वन ऑफ देम। हर एक पे 5% आपको टैक्स पे करना होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो भी उस टाइम पे रूल वगैरह होगा। इस वजह से क्या होता था, क्लोथ जो है वो बहुत महंगा हो जाया करता था, और ऑफन ड्यूटीज़ वर ऑफन लिवील्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजर। अब वेट और मेजरमेंट की, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ क्लोथ फॉर एग्जांपल वाज द एल ए मान लो ये आपकी यूनिट है। ठीक है, जो अब यहाँ पे एक एल का मतलब 1 L का मीनिंग, ठीक है, जो कि फ्रैंकफर्ट में है तो उसमें आपको 1 L में इतना क्लोथ मिलेगा, फिर मेंस में आपको इतना मिलेगा, नरमबर्ग में इतना मिलेगा, फ्रीबर्ग में इतना मिलेगा। तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि कहीं पे आपको कुछ मिल रहा है। अगर कोई मर्चेंट है या कोई टेलर है जैसे कपड़े सिलने हैं, वो अगर किसी जगह जा रहा है उसको कहीं पे 1 L का कुछ और मिल रहा है, 1 L का कभी कितना क्लोथ मिल रहा है, तो वो लोगों के लिए इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते थे। तो इसलिए ये जो इकोनॉमिक्स फेयर में लिबरलिज्म का मतलब था, इसका मतलब यही था कि फ्रीडम हो जाए मार्केट का, और ये जो स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल पे, ये सब कुछ आप हट जाए। उसके बाद ये जो सच कंडीशंस थी, ये ऑब्स्टिकल थी इकोनॉमिक चेंज में। अब देखो इन सब से क्या हुआ था, इसका सॉल्यूशन ये आया था कि इन 1834, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्कर 2 मार्कर आ जाता है, कभी कभार 3 मार्कर भी पूछा जा सकता है, नहीं 3 नहीं 2 तक आ सकता है, 2 मार्कर तक। ठीक है, 3 शायद ही पूछा जाए। तो कस्टम यूनियन जो है जिसको जोल्वेरियन कहा गया था, वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया, जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। सारी जर्मन स्टेट ने इसको ज्वाइन किया था, इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया पे ये इस्टेब्लिश हुई थी। कौन? जोल्वेरियन, जो कि एक कस्टम यूनियन थी। इस यूनियन ने क्या किया था, तारीफ बैरियर और हटा दिए थे,
और जो नंबर ऑफ करेंसीज थी ना जर्मनी में, जो 30 थी, 30 से उसको सिर्फ 2 में कन्वर्ट कर दिया था। अब जो क्रिएशन था नेटवर्क ऑफ रेलवेज फॉर द स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब कि जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे ताकि नेशनल यूनिफिकेशन हो सके, तो ये सारी चीज़ों को चेंज किया। अब वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जब इकोनॉमिक नेशनलिज्म लोगों को मिला तो उससे और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो कि उस टाइम पे लोगों के बीच बढ़ रहे थे। अब आ जाता है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। मतलब कि ऐसी पॉलिटिकल फिलोसफी है कि इंपॉर्टेंस हो सिर्फ ट्रेडिशन ट्रेडिशन ट्रेडिशन, आपके इंस्टीट्यूशंस, आपके कस्टम, मतलब जो पहले से फॉलो किया जा रहा है वही फॉलो हो रहा है। चेंज जो है वो ग्रेजुअली होना चाहिए, डेवलपमेंट इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। कोई भी चेंज अगर आप ला रहे हो धीरे 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 आए, और उनका धीरे धीरे ऐसे नहीं होता कि 10 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए। उनका धीरे धीरे ऐसे होता है कि 10 साल में आए, 100 साल में आए, थोड़ा थोड़ा चेंज आए, ऐसे चेंज उनका होता है। तो ऐसे लोग होते हैं कंजर्वेटिज्म। अब क्या हुआ, जब डिफीट हुई नेपोलियन की 1815 के अंदर, तो उस टाइम पे जैसे कि जो कंजर्वेटिव थे, ठीक है, वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे स्टेट सोसाइटी के, जैसे कि मोनार्की हो गया, चर्च हो गया, सोशल हायरार्कीज हो गया, प्रॉपर्टी एंड फैमिली, इन सबको प्रिजर्व करने लग गए। सारे कंजर्वेटिव जो थे वो चाहते थे कि जो प्री रेवोल्यूशनरी डे में सोसाइटी थी बिल्कुल वैसी हो जाए, मतलब कि नेपोलियन के चेंजेस लाने से पहले, फ्रेंच में जब रेवोल्यूशन नहीं हुआ था उससे पहले जैसा होता था वैसा ही हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग थे उनको भी पता था कि चेंज, कंजर्वेटिव लोग थे, उन्हें पता था कि हम चेंज लेकर आएंगे, हाँ, मतलब कंजर्वेटिज्म को दोबारा से रिस्टोर करेंगे, लेकिन उस लेवल तक का नहीं कर पाएंगे जिस लेवल का प्री रेवोल्यूशनरी डेज में हुआ करता था। ठीक है बच्चा। अब क्या हुआ, और कभी कभार तो ऐसा था कि उन लोगों ने कुछ चेंजेस जानबूझकर नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनसे उनको खुद को फ़ायदा मिलता था। फॉर एग्जांपल, अब देखो यहाँ पे क्या था, नेपोलियन ने चेंज किया था कि उसने मॉडर्नाइजेशन किया था चीज़ों को। अब मॉडर्नाइजेशन करने से जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि मोनार्की, उनको ही फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि जो हमारी स्टेट पावर है वो और ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब आपके पास अगर मॉडर्न आर्मी है, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, डायनामिक इकोनॉमी है, अबॉलिशन हो जाएगा इन सारी चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो और अच्छे से आगे कब्जा कर सकते हो, आपकी पावर बढ़ जाएगी। तो इसलिए कुछ चेंजेस जानबूझ के कंजर्वेटिव लोगों ने नहीं किए थे जो प्री रेवोल्यूशनरी डेज में थे, क्योंकि उनको उनसे फ़ायदा हो रहा था। अब 1815 में यूरोपियन पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रेलिया, BRPA, प्लीज़ ये आप याद रख लेना, ठीक है, BRPA, ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, जिन्होंने साथ में मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया था। ये वियना में मिले थे, ठीक है, एक सेटलमेंट ड्रॉ करने के लिए, जिसकी और जो कांग्रेस थी उन्होंने वो होस्ट की थी ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटर्निक ने। द डेलीगेट्स ड्रू अप, ये जो थे इन लोगों ने ट्रीटी ऑफ वियना बनाई थी 1815 की, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस। ऑब्जेक्टिव क्या था ट्रीटी ऑफ वियना का? 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि हम अनडू कर दें मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। जब नेपोलियन ने जो चेंजेस करे हैं वो वापस हो जाए। अब चेंजेस क्या किए हुए? बर्बन डायनेस्टी विच हैज़ बिन डिस्पोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से इस्टेब्लिश कर दिया। फ्रांस लॉस द टेरिटरी इट हैज़ एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। फ्रांस जो है उसने आसपास की जो भी टेरिटरी पे कब्जा करा हुआ था वो सारी जो है उससे छीन ली गई फ्रांस से। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। अब क्या होता है, यहाँ फ्रांस है, जैसे कि फ्रांस के यहाँ पे ना अलग अलग ऐसे सीरीज ऑफ स्टेट्स इस्टेब्लिश कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि देखो, अगर फ्रांस अगर जो है एक्सपेंशन करना चाहेगा, फिर वो पहले इसे अटैक करेगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर करेगा, तो इतने में कहीं और से भी तो लोग आ सकते हैं ना इन कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए। तो एक्सपेंशन जो है वो इतना बड़ा वास्ट लेवल पर नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसा हुआ। और जो किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड थी, जिसमें बेल्जियम था, ठीक है, नॉर्थ में था, जिनोवा था, ये सारी जगह जो है इन साउथ, ठीक है, ये किंगडम ऑफ, ये सारी जगह किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को दे दी गई थी। प्रूशिया को जो है उनकी न्यू टेरिटरीज दे दी गई थी वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे। ऑस्ट्रिया जो है उसको नॉर्दर्न इटली का पार्ट दे दिया गया था। लेकिन जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, जो नेपोलियन ने सेटअप किया था, वो किसी ने भी टच नहीं किया था, उसका कुछ नहीं किया। इट वॉज लेफ्ट अनटच। रशिया जो है वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड, वाइल प्रूशिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ सैक्सोनी। अब जो मेन इंटेंशन था वॉज टू रीस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन 1815। मेन इंटेंशन क्या था कि जो मोनार्कीज है ना वो रिस्टोर हो जाए, और जो भी नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उसको फेंक दिए जाए, ठीक है, और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे जो है आपका ट्रीटी ऑफ वियना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ 3 मार्कर 5 मार्कर में
कहीं से भी ये पूछा जा सकता है। तो आपके पास एटलीस्ट यहाँ पे आपको 5 पॉइंट अपने रेडी रखने हैं, 5 से 6, ताकि अगर 5 मार्कर में भी क्वेश्चन आ जाए सो यू आर एबल टू आंसर इट। अब क्या था, जो हमारे कंजर्वेटिव रेजीम थी ना, जो 1815 में सेटअप हुई थी, ये ऑटोक्रेटिक थी। ये लोग क्रिटिसिज्म, डिसेंट, ये सब टॉलरेट नहीं कर सकते थे, सॉर्ट ऑफ कर्व एक्टिविटीज, लेगिटिमेसी। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम मतलब कंजर्वेटिव जो थे, उन्होंने सेंसरशिप लॉज लगा दिए थे कि तुम हमारे खिलाफ कुछ पब्लिश नहीं कर सकते हो, कि न्यूज़पेपर में, बुक्स में, सॉन्ग में। अगर कोई भी लिबर्टी और लिबर्टी और फ्रीडम के आइडियाज़ जो है वो स्प्रेड कर देता है, और क्या क्या सेड हो रहा है इन सारी चीज़ों में, इन सब पे वो लोग देख झाँकता किया करते थे। तो एक तरह से वो सेंसरशिप ही हो गया। मतलब एक तरह से आप लोगों को ओपिनियन भी मांग रहे हो और उनका अपने मुंह भी बंद करके रखा हुआ है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते हो। व्हाट इज़ द caricature is trying to depict that people are not able to speak anything regarding anything against conservative people, against monarchy. Why? Because of censorship law. ठीक है बच्चा। उसके बाद यहाँ पे क्या था, वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप। हाँ, अब देखो, जो लिबरल लोग थे ना, उन्होंने, जो फ्रांस के लोग थे बेसिकली, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, उन लोगों ने एक तरह से स्वाद कह रही हूँ, आज़ादी का स्वाद चख लिया था। तो उनको ये था कि अब आगे तो इंडिपेंडेंस लेके मानेंगी। तो अंदर जो है, अंदर ही अंदर बहुत सारे जो है चीज़ें हो रही थी। 1850 के टाइम पे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो सब अंडरग्राउंड हो गए, मतलब छुप के बैठ गए, क्योंकि उनको थोड़ा डर लगने लग गया कि सेंसरशिप लॉज लगे हुए हैं, अगर हमने कुछ और अगेंस्ट में पब्लिश किया, हमें एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए, हमारे साथ कुछ गलत ना कर दिया जाए। इस वजह से सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लग गई। ठीक है, जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हमारे इटालियन रेवोल्यूशनरी आते हैं, गिउसेppe मज़ीनी। इनसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्कर 2 मार्कर MCQs में पूछा जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया था, ये बॉर्न इन जिनोवा, ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी इन कार्बोनरी। ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए थे जब ये 24 के थे। ये 24 इनकी एज थी। इन्हें एग्जाइल भेज दिया गया था, मतलब वनवास भेज दिया गया था 1831 पे, क्योंकि ये रेवोल्यूशन लिग्यूरिया में अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सब्सिक्वेंटली जब जिस टाइम पे ये एग्जाइल में थे, इन्होंने 2 सोसाइटीज़ फाइंड करी। एक तो यंग इटली इन मार्सेल्स और यंग यूरोप इन बर्न, जहाँ पे जो लोग थे ना, जिसके मतलब इन सोसाइटीज़ के जो मेंबर थे वो यंग मैन ऑफ पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इनकी तरह थे। मज़ीनी बिलीव किया करते थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मज़ीनी की क्या थिंकिंग थी, वो क्या किस चीज़ में बिलीव करते थे। तो मज़ीनी बिलीव, उनका मानना था गॉड हैड इंटेंटेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, की जो नेशंस हैं वो नेचुरल यूनिट रहे मैनकाइंड की, कि इंसानियत जो है यहाँ पे बनी रहे। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी द पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। मतलब कि अगर यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक जगह है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे भी लोग, मतलब तो ये इन लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि इंसान कभी कभी ये रीजन है, ठीक है, ओहो ये रीजन है, अब ये रीजन कभी किसी और एम्पायर की हो रही है, कभी फिर इसी एम्पायर की हो जा रही है, कभी ये एक हो रहे हैं, कभी अलग हो रहे हैं। तो ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि गॉड ने नेशंस को ऐसा करा है कि ये जैसे हैं वैसे ही रहें। अगर ये कंट्री है, ये कंट्री फिर इतनी ही रहे कि और डिवाइड ना हो और ना ही एक्सटेंड हो ज़्यादा। तो इटली भी जो है स्मॉल स्टेट और किंगडम के पैचवर्ड में अलग अलग बटा हुआ नहीं हो सकता, कि ये पूरा अगर इटली है तो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, यहाँ पे किसी और ने रूल कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक को होना चाहिए अंडर वाइडर नेशंस। उसके बाद ये जो यूनिफिकेशन है, ये बेसिस होगा इटालियन लिबर्टी का। ये जो यूनिफिकेशन का आइडिया है कि गॉड हैड इंटेंटेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, ये अकेला आइडिया सफिशिएंट है इटालियन लिबर्टी के लिए। यही इनका मॉडल फॉलो करते हुए जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पे भी सीक्रेट सोसाइटी बनी। मज़ीनी का जो रिलेंटलेस ऑपोजिशन था मोनार्की के लिए, कि ये मतलब मज़ीनी इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो बिल्कुल नहीं डरते थे अगर उन्हें कुछ भी खिलाफ बोलना है मोनार्की के। उनका जो विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का, उससे फ्राइटेंड हो गए थे कंजर्वेटिव। जहाँ कुछ लिबरल लोग थे जो कंजर्वेटिव से डर रहे थे, आज वही कंजर्वेटिव्स गिउसेppe मज़ीनी से डर रहे थे, राइट। तो मेटर्निक जो है, ड्यूक मेटर्निच, अभी आगे इनका नाम और आएगा, इन्होंने मज़ीनी को डिस्क्राइब किया था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। और ये आपका MCQ में भी पूछा जा सकता है, आपका 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अभी आगे ड्यूक मेटर्निक एक और स्टेटमेंट देंगे, तो वो 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स बताइए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं। आगे क्या है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। जब यहाँ पे क्या हुआ, हमने जहाँ तक यहाँ पे देखा, तो इस चैप्टर में हमने गिउसेppe मज़ीनी के बारे में देखा, है ना। तो ये जो था यहाँ पे स्टोरी लाइन
अभी हमारी एज सच नहीं थी, स्टोरी लाइन हमारी सिर्फ यहीं पे ही थी कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है सोवर्जिनिटी का, सोवर्जिनिटी ट्रांसफ़र हो जाती है मोनार्की से बॉडी ऑफ सिटीजन्स के पास। उसके बाद हमने काफ़ी सारी आइडियोलॉजीज़ को डिस्कस किया, इन आइडियोलॉजीज़ को, और फिर यहाँ पे भी हमारी स्टोरी चली थी जब नेपोलियन डिफीट हो जाता है और फिर ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है, ठीक है, और यहाँ पे जब इनको भेज दिया जाता है एग्जाइल। तो ये जो हमने चीज़ें देखी ना, तो यहाँ से हमें समझ में आया कि उस टाइम पे पैटर्न क्या था, क्या पैटर्न था, क्या चीज़ें थी, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो इन्फ्लुएंस कर रही थी लोगों को, लोगों का ओपिनियन शेप कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम पे चल रही थी। अब जो एज ऑफ रेवोल्यूशंस है ना, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग जो है वो लोगों के अंदर आई, लोग और कैसे नेशनलिज्म की भावना उनके अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई, ऐसी कौन सी चीज़ें थी। फिर उनके कुछ रिवोल्ट्स हुए, क्या था, फूड शॉर्टेजेस हुई, इनकी वजह से जब उन्होंने रेवोल्यूशन ट्राई किया, वो चाहते थे कि वो फिर से आगे बढ़ पाए, मतलब कि वो अपनी इंडिपेंडेंट नेशन बन सके। तो लोगों ने ऐसे कौन कौन से अटेम्प्ट किए, ये सब हम नेक्स्ट इस यूनिट में देखेंगे, जो कि हमारी यूनिट थी एज ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब इस टाइम पीरियड में बहुत जगहों पे, अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए, ठीक है। आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, ऑल योर डाउट्स इज़ क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर नोटिफिकेशंस। आपको कोई भी डाउट हो अगेन कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं आपके डाउट का ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।